ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईएस, हमारी खास पेशकश न्यूज इनसाइड। रोहतक की निर्भया को इंसाफ मिला क्या? रोहतक रेपकांड में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मात्र 3 महीने में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 8 में से 7 दोषियों की फांसी की सजा सुनाई है। और इस साल फरवरी में आपको खबर बता दें, नेपाल मूल की रहने वाली एक युवती के साथ रोहतक में 10 युवकों ने दुराचार किया था। उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी नाबालिग है और इसके अलावा एक आरोपी ने पहले ही खुदकुशी कर ली है। दिल्ली में निर्भया केस के जुवेनाइल आरोपी के रिहा होने के बाद लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात भला कौन भूल सकता है, जिस दिन निर्भया को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया था। लेकिन देश में हैवानियत की ये कोई पहली घटना नहीं थी। ना जाने हर रोज कितनी लड़कियां इंसानी रूपी भेड़ियों के शिकार होती हैं। और कुछ ऐसी ही एक दरिंदगी की वारदात हरियाणा के रोहतक में पिछले साल आई थी, जिसमें एक 28 साल की नेपाली युवती के साथ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में कांच के टुकड़े, सीमेंट और लोहे की रॉड डालकर उसे मौत की नींद सुला दिया। वहीं इस मामले पर मात्र 3 महीने में रोहतक की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 8 में से 7 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। एक आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में 22 साल का सोमबीर 8वां मुलजिम था, जो फरार था और इसने कुछ महीने पहले दिल्ली के बवाना इलाके में आत्महत्या कर ली थी। सिर्फ नेपाली जो है उसका जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है और एक सोमबीर दोषी था, उसकी डेथ हो चुकी है। बाकी 7 दोषी जो इस कोर्ट के अंदर ट्रायल को फेस कर रहे थे, उन सबको फांसी की सजा सुनाई गई है। 302 रेड विद 120 आईपीसी। ये ऐतिहासिक फैसला न्यायाधीश सीमा सिंघल ने सुनाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल ने आरोपियों को सजा सुनाते हुए कहा कि समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन समाज के मानसिक दिवालियेपन की वजह से ऐसे अपराध होते हैं। इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ 7 सितंबर को फास्ट ट्रैक अदालत में मामला तय किया गया। इसमें 57 प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही हुई और 18 दिसंबर के दिन इन 7 लोगों को दोषी पाया गया। पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक भी पीड़िता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था और सामूहिक बलात्कार के बाद और मौत से पहले उसे शारीरिक यातनाएं दी गई थी। पीड़िता मूल रूप से नेपाल की थी और रोहतक में अपनी बहन के परिवार के साथ रहती थी। वो 1 फरवरी 2015 को अपने घर से लापता हो गई और उसका शव 4 फरवरी को बहु अकबर गांव में मिला। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़िता की बहन ने कहा कि आरोपियों को फांसी मिलने के बाद ही न्याय मिलेगा। अभी तो सिर्फ फैसला आया है, देखते हैं आगे इनको फांसी मिलेगी। जब इनको फांसी पूरा होएगा ना, तभी जाके संतुष्ट होंगे। अभी तो बस फैसला आया हुआ है ना, अभी पूरा तो अभी संतुष्ट है नहीं। अभी अदालत ने अपना फैसला तो दे दिया है, लेकिन दिल्ली में निर्भया केस की तरह इस केस में भी एक आरोपी नाबालिग है। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि नाबालिग आरोपी ने ही युवती से सबसे ज्यादा दरिंदगी की थी। नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीके चैनल। तो ये रोहतक की निर्भया थी और पीड़िता मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। रोहतक में अपनी बहन के साथ, उसके परिवार के साथ रहा करती थी। 28 साल की नेपाली युवती मानसिक रूप से बीमार भी थी और हादसे से 2 महीने पहले वो पीजीआई में इलाज कराने के लिए आई थी।
लेकिन रोहतक आने से पहले उसे पता नहीं था कि यहां उसे दरिंदे इस कदर नोच खाएंगे और उसकी सांसें तड़प तड़प कर निकल जाएंगी। आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे रोहतक की इस निर्भया के साथ ये दर्दनाक हादसा कब और कहां हुआ। दरिंदगी की ये पूरी कहानी रोहतक की है 1 फरवरी 2015 की, जहां पीड़िता अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने पीजीआई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 4 फरवरी को उसकी नग्न हालत में लाश पास के ही गांव बहू अकबरपुर में मिली। ये रोहतक के नजदीक था। 6 फरवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि युवती के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक युवती के साथ दुष्कर्म कुकर्म के अलावा उसे शारीरिक यातनाएं दी गई, चोट पहुंचाई गई। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके निजी अंगों पर घाव के निशान थे। लड़की के अंगों के अंदर सीमेंट की चादर के टुकड़े, पत्थर निकले। हैवानों ने रॉड से प्रहार करके लड़की के अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया था और इस केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मात्र 3 महीने में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें 8 में से 7 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। यह ऐतिहासिक फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल की अदालत में सुनाया गया है। आइए जानते हैं कि इस केस में किन धाराओं के तहत आरोपियों को सजाए मौत दी गई है। आरोपियों पर 7 धाराएं लगाई गई हैं और 7 धाराओं में आरोपी दोषी पाए गए हैं। आरोपी पवन, प्रमोद उर्फ पदम, सरवर उर्फ बिल्लू, मनवीर उर्फ मन्नी, सुनील उर्फ मिढ़ा, सुनील उर्फ शीला और राजेश उर्फ घुचड़ू को आईपीसी की करीब 7 धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। आईपीसी की धारा 376 डी यानी कि गैंगरेप, 302 यानी कि हत्या, 364 यानी कि अपहरण, 201 सबूत खुर्द-बुर्द करना, 120 बी यानी साजिश रचना और धारा 149 के तहत 5 या 5 से अधिक लोगों का वारदात स्थल पर इकट्ठा होना शामिल है। दोषियों में शामिल नाबालिग राजेश उर्फ घुचड़ू को 377 यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने में भी दोषी करार दिया गया है। तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली रोहतक की एक घटना, एक जुबिनाइल यानी कि नाबालिग इसमें भी शामिल था। नाबालिग आरोपी का नाम राजेश उर्फ घुचड़ू है और ये 6 धाराओं के सहित आईपीसी की धारा 377 के तहत भी दोषी पाया गया है। पीड़ित पक्ष के वकील प्रदीप मलिक ने बताया कि नाबालिग राजेश उर्फ घुचड़ू वही दोषी है जिसने युवती से सबसे ज्यादा दरिंदगी की थी। 7 आरोपियों को मौत की सजा दी गई, लेकिन जुबिनाइल को सजा नहीं दी गई। इस केस में भी जुबिनाइल पर कानून बदलने के पहले सजा तय कर दी गई। सुधार गृह में रखने के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। जाहिर है दिल्ली निर्भया केस में भी ऐसा हो चुका है। दिल्ली निर्भया केस का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही था। यहां भी निर्भया केस की तरह इस मामले में भी एक नाबालिग दोषी था। दिल्ली निर्भया केस और रोहतक निर्भया केस में दोनों ही नाबालिगों ने ही सबसे ज्यादा दरिंदगी की थी। नाबालिग आरोपी भी नेपाल का ही रहने वाला है, क्योंकि इस मामले में भी पीड़िता नेपाल की रहने वाली थी। जुबिनाइल आरोपी की उम्र 14 से 16 साल के बीच बताई गई है। जुबिनाइल आरोपी पर लड़की को फुसलाकर ले जाने का आरोप है। अप्राकृतिक कृत्य करने और मर्डर करने का मामला भी इसी पर दर्ज है। पुलिस ने 8 आरोपियों के कुल 25 सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजे थे, जिनमें से सबसे ज्यादा सैंपल नाबालिग आरोपी के ही निकले। तो जुबिनाइल बिल मंगलवार को राज्यसभा से पास कर दिया गया। इसमें नाबालिग की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या नए कानून के तहत जुबिनाइल आरोपी को सजा दी जाएगी। इस पर नाबालिग के वकील का कहना है कि जुबिनाइल एक्ट इस आरोपी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि घटना के वक्त वो 15 साल का था। दरअसल ये केस 10 महीने पुराना है और इस केस में 7 महीने 8 दिन जांच हुई। 57 लोगों की गवाही के बाद 68वें दिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दोषियों की सजा तय करने के लिए जज और उनका स्टाफ शनिवार और रविवार
काम में जुटा रहा। महिला जज सीमा सिंघल ने आरोपियों को सजाए मौत का ऐलान किया। आइए जानते हैं कि जज सीमा सिंघल ने अपने इस फैसले में क्या लिखा। महिला जज ने लिखा कि मैं खुद एक महिला हूं, उस लड़की की चीखें सुन सकती हूं और दर्द समझ सकती हूं जो इन दरिंदों ने उसे दिया है। सजा में नरमी नहीं बरती जा सकती। औरतों को लोग कमजोर कड़ी मानते हैं। जुडिशियल अफसर होने के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली है। मैं इंसान हूं और साथ में एक महिला भी। सभ्यता जितनी आगे बढ़ी है, जितनी तरक्की हुई है, हम दिमागी रूप से उतने ही पीछे चले गए। समाज में पुरुष समझते हैं कि इस तरह की हरकतों से औरतों को दबाया जा सकता है, लेकिन आज समाज को संदेश देना है कि औरतें कमजोर कड़ी नहीं हैं, पीछे चली गई। लड़कियां दबने और झुकने से इनकार करती हैं, निर्भया या दामनी बनने से भी इनकार करती हैं। उन्हें अपनी आइडेंटिटी इंडिविजुअल रखने पर, इंडिविजुअलिटी पर भी उन्हें गर्व है। शर्मिंदगी औरतों को नहीं, उन मर्दों को होनी चाहिए जो ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि सीमा सिंघल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं, महिला हैं, जिन्होंने इस केस का यह फैसला दिया। इस तरह के जुर्म से शरीर नहीं, आत्मा को तक चोट पहुंचती है। शरीर की तो नहीं, लेकिन इस फैसले से आत्मा के घाव मिटाने की कोशिश जरूर मैं कर रही हूं, यह कहना था सीमा सिंघल का। और एनआईएस में अब वक्त हो चला है 22 दिसंबर के इतिहास की ओर मुड़ने का। 22 दिसंबर का इतिहास जान लीजिए। 1851 में हम चलते हैं। हमारे देश में पहली मालगाड़ी रुड़की से पेरन के बीच दौड़ी थी। 22 दिसंबर 1953 को ही गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक साथी शारदा देवी का जन्म हुआ था। 1887 गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजम का जन्म हुआ था। और 22 दिसंबर 1947 को ही इटली के संविधान को संविधान सभा में अपनाया गया था। तो ये थी 22 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास की। और इसी के साथ एनआईएस में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर खबरों की पड़ताल कर हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।